नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिज। आइए बात करते हैं आज के तमाम ताजा खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी नेता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज साबित हो चुका है कि टीएमसी मतलब तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाव नहीं बल्कि सबूत मिटाव, सत्य की आवाज दबाव और बलात्कारी बचाव रही है। आज साबित हो चुका है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ रही है। इसी प्रकार से सच की और सत्य की आवाज को दबाओ और बलात्कारी बचाओ, यही इंडी अलायंस का नारा और ऑब्जेक्टिव बन चुका है। कोलकाता से लेकर केरल तक और कन्नौज तक सब खामोश में। आज साबित हो चुका है कि टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस नहीं बल्कि तानाशाही मानसिकता एंड कल्चर बन चुका है। ममता बनर्जी की सरकार की प्राथमिकता बेटी को न्याय दिलाओ नहीं बल्कि सबूत मिटाओ, सत्य की आवाज दबाओ और बलात्कारी बचाओ रही है। और इसी दिशा में एक और कदम ममता बनर्जी ने उठा लिया है। ममता बनर्जी अपराधियों को, बलात्कारियों को, संदीप घोष जैसे लोगों को जेल में नहीं पहुंचाना चाहती है, बल्कि वो चाहती है कि अगर कोई पत्रकार किसी ऑन गोइंग रेप के मामले में कोर्ट प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करता है, उस पर पत्रकारिता के आधार पे उस पर कोई भी बात रखता है या सत्य की लड़ाई लड़ने के लिए या बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई बात करता है, तो उसको 3 से 5 साल की सजा होनी चाहिए। और यही तानाशाही रवैया ममता बनर्जी ने लगातार इस मामले में दिखाया है। इसलिए कहा जा रहा है कि बंगाल में दीदी नहीं बल्कि ईदी अमीन आ चुकी। पहले फुटबॉल मैच कैंसिल कर देना, कभी डॉक्टर्स को तालिबानी फतवा ट्रांसफर ऑर्डर दे देना, उसको फिर हटा देना, फिर उसके बाद जिस प्रकार से कोलकाता पुलिस ने नागरिकों को, अन्य लोगों को लगातार परेशान करने के लिए नोटिस थमा दिए, और फिर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने लगातार प्रदर्शनकारियों को धमकियां दी। कभी कोई बोलता है उंगली तोड़ देंगे, कभी कोई बोलता है कि जबान खींच लेंगे। जिस प्रकार से अपमानित किया गया डॉक्टर्स को, लवली मैत्रा के द्वारा उनको कहा गया कि आप कसाई हो। और अब हम देख रहे हैं कि पत्रकारों को ही सीधा जेल में डालने की योजना बचाई जा रही है। मतलब कि अगर कोई पत्रकार अपने संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल करे, रिपोर्टिंग करे, बोलने की आजादी का इस्तेमाल करे, तो ममता बनर्जी उन्हें जेल में डालना चाहती है। जिस पश्चिम बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात होती है कि मस्तिष्क जो है वो ऊंचा रहेगा और मन भयमुक्त रहेगा, अब तो केवल अपराधी भयमुक्त रह सकते हैं और पत्रकारों को अपनी कलम और अपना मस्तिष्क ऊंचा करने का कोई अधिकार नहीं बचा। ये ममता बनर्जी चाहती है। परंतु हैरानी की बात यह है कि संविधान बचाओ की बड़ी बातें करने वाले राहुल गांधी संविधान लेकर इधर उधर भागते रहते हैं, इंडी अलायंस जो संविधान की लड़ाई लड़ता है, पत्रकारिता की आजादी, बोलने की आजादी के लिए लगातार बोलता है, वो आज पूरी तरीके से खामोश है। क्या वो इस प्रकार के प्रावधान के पक्ष में है? और हमने देखा है ना कि किस प्रकार से चाहे कोलकाता हो, चाहे कन्नौज हो, चाहे केरल हो, बेटियों के साथ लगातार अन्याय होता है, महिलाओं के साथ अन्याय होता है, परंतु उस पर कोई बात लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने वाली ब्रिगेड का नहीं आता। केवल और केवल किसी प्रकार से सच की और सत्य की आवाज को दबाओ और बलात्कारी बचाओ, यही इंडी अलायंस का नारा और ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसलिए कोलकाता से लेकर केरल तक और कन्नौज तक सब खामोश। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया। नए कानून के तहत रेप केस की 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा पीड़ित के कोमा में जाने या मौत होने पर दोषी को 10 दिन में फांसी की सजा होगी। इस पर बात करते हुए भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि आरजीकर की घटना से हो रही किरकिरी और लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बिल लाया गया है। भाजपा हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानून व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु सख्त कानून के साथ लागू करने वाली की मंशा भी साफ होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरह से अभाव नजर आ रहा है। तो प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। यदि ममता जी की
मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर। भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे। बलात्कार के आरोपियों की सजा दुगनी करने का कानूनी प्रावधान हमारी सरकार ने किया है। नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार होने पर मृत्युदंड का प्रावधान किया है। साक्ष्य अधिनियम में भी वांछित संशोधन किए गए हैं। परंतु आज जो पश्चिम बंगाल की विधानसभा में दिखा उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि ममता जी, कानून में एक से एक सख्त प्रावधान उपलब्ध हैं, परंतु प्रावधान कितने भी सख्त हों, लागू करने वाले की मंशा भी उतनी साफ और सख्त होनी चाहिए। परंतु आज जो दृश्य देखने को मिला वो मन में बहुत विचित्र अनुभव उत्पन्न करता है। ये वही पश्चिम बंगाल की विधानसभा है जिसमें खड़े होकर उन्हीं ममता बनर्जी जी ने शाहजहां शेख का बचाव किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने पीड़ित महिलाओं प्रोपेगेंडा का आधार बताया था। वही विधानसभा, वही प्रांत और वही नेता। मैं उनसे पूछना चाहता हूं 2021 के चुनाव के बाद कितनी ही भारतीय जनता पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हुई, कितनों के बारे में आपने सजा करा? और यदि ममता जी की मंशा साफ और सख्त है तो वो कृपया बताएं कि उनके कार्यकाल में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित हुए बलात्कार के मामलों को लेकर, जबकि निरंतर अनुरोध किया जाता रहा। नंबर 2, वो ये बताएं कि आज तक उन्होंने कितने केसेस में कन्विक्शन करा दिया है। वो ये भी बताएं कितने केसेस में चार्जशीट दाखिल कर दी है। और वो ये भी बताएं कि इस आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इस प्रकरण के संदर्भ में जिन लोगों ने कहा था कि उंगली तोड़ दी जाएगी, उन लोगों के बारे में क्या कार्रवाई की है। जिन लोगों ने यह कहा था कि ये सारे जो डॉक्टर हैं वो अन्यान्य कारणों से बैठे हुए हैं, जिन्होंने जाकर साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास किया, उसके लिए आपने क्या कार्रवाई की थी? इससे यह लगता है कि उनकी मंशा सख्ती से महिलाओं के विरुद्ध किसी भी कानून को लागू करने की नहीं, अपितु इस घटना पे अपनी हो रही किरकिरी को बचाने की और ध्यान को भटकाने की अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि भारतीय जनता पार्टी हर प्रकार के उस संशोधन के पक्ष में है जो महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए सख्त कानूनी व्यवस्था का प्रावधान करे, परंतु मैं पुनः यह बात रेखांकित करना चाहता हूं, सख्त कानून के साथ साथ लागू करने वाले की मंशा भी साफ और सख्त होनी चाहिए, जिसका बंगाल में पूरी तरीके से अभाव है। वेबसाइट पे डला हुआ है ये पब्लिक नोटिस जो है अगस्त में एलजी साहब की वेबसाइट पे डाला गया है और वो कहते हैं बिडर्स आर इनवाइटेड, एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी is invited for managing and coordinating digital social media pages, handles of Honorable LG Secretariat and implementing social media strategies of LG Secretariat for welfare, coordination, information dissemination of citizens and discrediting information, misinformation। और ख़ास बात यह है जिसको सुन के आप लोगों के होश उड़ जाएंगे कि इसका जो एस्टिमेटेड अमाउंट ऑफ वर्क है, एक साल के अंदर कितना पैसा ये देने का सोच रहे हैं एलजी साहब अपने सोशल मीडिया पे अपना चेहरा चमकाने के लिए। दिल्ली वालों के टैक्स का 1.5 करोड़ रुपया सालाना एलजी साहब अपने सोशल मीडिया के ऊपर फूकेंगे। अब आप सोचिए, एलजी कार्यालय, गवर्नर कार्यालय, राष्ट्रपति का कार्यालय, ये सब एक ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं। ये ऑर्नामेंटल ऑफिसेज हैं, इस कारण इनको ये माना जाता है कि ये कोई ऐसा काम कर ही नहीं सकते कि इनके ऊपर मुकदमा भी किया जा सके। इसलिए आप देखिए इनको प्रोसिक्यूशन से अलग रखा गया।
1 साल के लिए करीब 1.5 करोड़ रुपए के लिए कंपनी हायर की जाएगी और अगर अच्छा काम करेगी तो उसको 3 साल तक उस काम को एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यानी कि 4.5 करोड़ रुपए तो टैक्स वालों के इन्होंने यहीं जो है निपटा दिए। स्कोप ऑफ वर्क क्या कराना चाहते हैं इस कंपनी से? एजेंसी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लीट मैनेजमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया हैंडल्स, चैनल्स ऑफ ऑनरेबल एलजी। इनका अपना चैनल और इनके अपने हैंडल ये कंपनी चलाएगी। कुल मिला के 10 लोगों की फौज जो है एलजी साहब, 1.5 करोड़ रुपया हमारा दिल्ली वालों का पैसा, वो एलजी साहब जिन्होंने अब तक अपनी वोट भी गुजरात से दिल्ली ट्रांसफ़र नहीं की, वोट भी वो अपनी पत्नी के साथ गुजरात में डालते हैं, वो आज दिल्ली वालों के टैक्स के पैसे से 1.5 करोड़ रुपए सालाना में अपना चेहरा चमकाएंगे। ये बहुत शर्म की बात है और सीधा सीधा दिल्ली के चुनाव से पहले चुनावों को प्रभावित करने की एक साजिश है, ताकि एलजी साहब जो अक्सर उनके सेक्रेटेरिएट से झूठी और बेबुनियाद बातें कही जाती हैं उसको प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, इन्फ्लुएंसर्स के माध्यम से प्रसारित किया जाए। ये बहुत जो है मुझे लगता है कि एक खतरे की बात है और आज तक मैं नहीं समझता कि दिल्ली के किसी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस तरीके का दुस्साहस किया है जो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं इन्होंने इस चीज़ के लिए किससे अप्रूवल लिया? इन्होंने क्या ये पैसा पास कराया दिल्ली विधानसभा से? कहां से? क्या इन्होंने बजट में बताया दिल्ली के कि इनको 1.5 करोड़ रुपए इस चीज के लिए चाहिए ताकि विधानसभा इनके लिए वो पैसा पास करे? एलजी सेक्रेटेरिएट को पैसा दिया जाता है सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए, इसलिए नहीं कि आप अपना चेहरा चमकाएं उससे, अपनी प्रसिद्धि उससे बढ़ाएं। आप मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप ये करें, आपका काम है जनता के साथ संवाद करना। एलजी का क्या मतलब है ये सब करने का? और एलजी साहब जो कहते हैं वैसे ही बीजेपी वाले पूरे दिन चलाते हैं सोशल मीडिया पे, चलता ही है, सब लोग देखते हैं, बीजेपी की तरफ से पुश किया जाता है उसको। और ये सरकारी पैसे से इस तरीके का काम, और वो भी चुनाव से पहले, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जो है इमोरल है। नैतिकता के तौर पे एलजी विनय सक्सेना को ये काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये काम बिल्कुल जो है दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है जिसको तुरंत रोका जाना चाहिए। ये टैक्स पेयर का पैसा है। एलजी साहब पहले टैक्स पेयर से पूछें दिल्ली विधानसभा का मतलब क्या है। दिल्ली विधानसभा के अंदर पैसा पास होता है, इसलिए पास होता है कि दिल्ली विधानसभा दिल्ली की पंचायत है। दिल्ली के लोगों ने चुन के दिल्ली विधानसभा में लोग भेजे, 70 लोग भेजे कि वो पैसा कैसे खर्च होगा उसका फैसला करें। दिल्ली वालों का पैसा एलजी साहब कैसे खर्च कर सकते हैं? क्या उन्होंने दिल्ली वालों से पूछा है? क्या उन्होंने असेंबली से पूछा है? नहीं पूछा। खुद ही तय कर लिया कि 1.5 करोड़ रुपए सालाना जो है। भाजपा के साथ गठबंधन के सवाल पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिल्कुल नहीं, हमने भाजपा के साथ जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए हाथ मिलाया था। हमें लगता था कि वाजपेयी जी की बात को आगे चलाएंगे, लेकिन आज भाजपा ने सब तितर बितर कर दिया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में हर महीने 2000 करोड़ रुपए की देनदारी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों की आती है। आज 4 तारीख हो गई है, लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला, पेंशन नहीं मिली। प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के दौरे पर हैं। अपनी यात्रा के पहले दिन उन्होंने ब्रुनेई के अंदर सेरी वेगवान में स्थित ऐतिहासिक उमर अली शरीफुद्दीन मस्जिद का दौरा किया है। वहां पहुंचने पर उनका स्वागत ब्रुनेई के धार्मिक मामलों के मंत्री पेहिन दातो उस्ताद हाजी अवांग बदरुद्दीन ने किया। उनके साथ ब्रुनेई के स्वास्थ्य मंत्री हाजी मोहम्मद इशाम भी थे। वहां भारतीय समुदाय के लोग भी मौजूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी का स्वागत किया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है।
इस चुनाव को लेकर पहले विपक्ष के गठबंधन होने पर संशय था, लेकिन अब स्थिति साफ होती जा रही है। गठबंधन की बात आगे बढ़ रही है। कांग्रेस ने राज्य में आम आदमी पार्टी को 7 सीटें ऑफर की हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी 10 सीटों से कम पर तैयार नहीं लग रही है। गठबंधन की अगली बैठकों में स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी। करीब 15 महीने के बाद धीरे धीरे ही सही, लेकिन मणिपुर में लगी हिंसा की आग शांत हो रही थी। प्रदेश धीरे धीरे अपने पुराने रूप में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 1 सितंबर को हुए ड्रोन अटैक ने मणिपुर में बस रही इस शांति के मुंह को शांत कर दिया। 1 सितंबर को मणिपुर में एक घातक हमला हुआ। बड़ी बात यह है कि ये एक ड्रोन हमला था, वो भी ऐसा वैसा ड्रोन नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी से बना ड्रोन। ये हमला इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि मणिपुर में चल रहे संघर्ष में ये पहली बार है जब इस तरह के हवाई हमले का इस्तेमाल किया हो। कन्नौज रेप कांड में गिरफ्तार नवाब सिंह यादव के भाई नीलू यादव ने अदालत में गुपचुप ढंग से आत्मसमर्पण कर दिया है। नीलू की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। नीलू पर नाबालिग से रेप मामले में सबूत मिटाने और झूठी गवाही देने का आरोप है। पुलिस ने उस पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित कर दिया था। इस मामले में डीएनए रिपोर्ट मैच होने के बाद नवाब सिंह यादव के करीबियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। 1 अगस्त को 6 बंदूकों की हत्या के बाद हमास ने इजराइल को धमकी देते हुए एक ताजा बयान जारी किया है और एक वीडियो भी शेयर किया है, जहां एक और इजराइल बंदूकों की मौत के बदले की आग में उबल रहा है, तो दूसरी ओर हमास ने कहा कि अगर इजरायली सेना बंदूकों को बचाने के लिए पहुंची तो उनकी मौत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इजराइल होगा। जिन 6 बंदूकों की हत्या सुरंग में की गई थी, उसकी जिम्मेदारी हमास ने ले ली है। हमास की एजुद्दीन अल कासिम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने बयान जारी किया है। उसने कहा कि उन्होंने अपने लड़ाकों को बंदूकों को संभालने के लिए कुछ नए निर्देश जारी किए हैं और अगर इजरायली सेना बंदूकों को बचाने के लिए पहुंची तो उनकी मौत की जिम्मेदारी इजराइल की ही होगी। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।